नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और इसी एक वीडियो में जो है हम आपको ये सारे के सारे कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें आपके 8 चैप्टर आते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तीसरा है अशोक के फूल, चौथा है प्रगति के मानदंड, पांचवा है भाषा और आधुनिकता, छठवां है हम और हमारा आदर्श, सातवां है भाग्य और पुरुषार्थ, और आठवां है निंदा रस। तो इनके जो है हम सभी के सभी सारे के सारे गद्यांश एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और मैं जो है आपको डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जो है जीवन परिचय करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो उसमें हमारा सबसे पहला गद्यांश आता है कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसी में से जो है आपको आपको जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर देना पड़ता है। और इसी में आ गया था कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसमें जो है आपको ये अंडरलाइन जो दिख रही है, इनका जो है आपको आंसर देना पड़ता है। उसमें इसमें लिए आपके लिए प्रश्न आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में जो सबसे पहला आपको प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि इसमें जो है आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 10 नंबर के बनते हैं। और आपको बस इतना ही लिखना होता है। अगर आपको ये नहीं लिखना है डायरेक्ट कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो आप बस इतना लिख सकते हैं कि शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है इसमें वो है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो अभी जो है हमने उसमें पढ़ा था कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। अब जो हमारा इसमें अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। और अगला अब हमारा आता है कि यदि यानी कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो कि अभी हमने उसमें भी पढ़ा था। तो इसमें जो है हमने आपके लिए वो सारे प्रश्न रखे हैं जो कि अब तक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें जो है हमने आपके लिए लगभग 10 क्वेश्चन रखे हैं इसी गद्यांश के, जो कि आपको अब तक पूछे गए हैं। लेकिन आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है इन्हीं गद्यांशों में से आपको देना पड़ता है। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी जो है हमने उसमें रेखांकित अंश देखे थे, उनकी अब हमें व्याख्या करनी है। तो राष्ट्रीयता की जो पृथ्वी से जितनी अधिक गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखने तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। तो ये जो है उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या है। अब जो हमारा इसमें अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है।
तो हमने उसमें पढ़ा था कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और ये जो है अनंत काल से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह भूमि अनंत काल से है। अब अगला हमारा आता है इसमें प्रश्न, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता होगी या पल्लवित होगी। अब इसमें जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब इसमें अगर हमारा अगला आता है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो अभी हमने उसमें पढ़ा था कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब इसमें हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवित हो सकेगी? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवित हो सकेगी। तो ये जो है अब तक इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमारा अगला गद्यांश आता है वो आता है, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भूमन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये भी जो है राष्ट्र का स्वरूप में से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो पहला वही हमारा सेम प्रश्न होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब बताएं कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियों नित्य प्रातःकाल भूमन को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक जो है राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कि लेखक ने जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा है? तो नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है, तदात्म्य और अजर शब्द का अर्थ बताइए। तो तदात्म्य का अर्थ होता है एकत्व या एक सा होना और दूसरा है कि अजर का अर्थ बताइए। तो अजर का अर्थ है कि क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो। अब हमारा इसमें हमसे पूछा जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर भी वो अमर हैं नई आशाओं के साथ। तो ये जो है उनके रेखांकित अंशों की व्याख्या है। अब आता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये जो है हम आपको अभी वो बता चुके हैं, तो ये जो है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उपयुक्त गद्यांश के जो पाठ के लेखक हैं वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और इसका जो पाठ है वो है राष्ट्र का स्वरूप। अब जो हमारा इसमें अगला हमसे प्रश्न पूछा गया था वो है, राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। अब आता है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का संतप्तवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। अब हमारा तीसरा गद्यांश आता है, ये भी जो है राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके रचयिता भी जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी
आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो आपसे जो है पिछली बार 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था कि अगणित का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनगिनत, असंख्य। तो ये जो है आपको लिखना है, ये जो है आपको इससे आपके पर्यायवाची पूछे गए थे। और आगे है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो वही हमारा सबसे पहला प्रश्न इसमें, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आता है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इस अंश में यह बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियां और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों और द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको रेखांकित अंश इसमें दिए गए हैं, ये आपको आपके गद्यांश में कहीं पर भी मिल सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम जो है आपको वही करा रहे हैं जो इसमें हमें आपको दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो धरती वसुंधरा इसलिए कहते हैं, यानी धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य नदियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है धरती माँ को वसुंधरा कहा जाता है। अब आता है किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है और नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमूल्य नदियां कहाँ भरी हुई? तो धरती माता के गर्भ यानी कि कोख में अमूल्य नदियां भरी हुई हैं। ये जो है आपसे सभी आपको 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आता है अगणित और अवधेय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगणित शब्द का अर्थ होता है अनगिनत या असंख्य और अवधेय शब्द का अर्थ होता है उन्नति या विकास। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यह प्रभाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। और आगे आता है कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा वही सेम प्रश्न कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस अंश का मतलब है कि जो लोग पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं केवल वही लोग उसकी सभी भौतिक और प्राकृतिक संपदाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं। माँ के प्रति स्नेह और सेवा करना पुत्र का प्राकृतिक कर्तव्य है या स्वाभाविक धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। अगर कोई पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माँ
से प्रेम करता है तो यह उसकी नैतिक गिरावट को दर्शाता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पेपर देने जाएँगे, तो आपको जो है पहले 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए पहले आपको पेपर को पूरा पढ़ना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उसी पेपर में जो है आपको 1-2 नंबर या 5 नंबर का जो है आंसर मिल जाता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? यानी किस नहीं है बल्कि ये किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो जो जन पृथ्वी माता यानी पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। अब आता है पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए? तो पृथ्वी के साथ माता का संबंध रखना चाहिए। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद-प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। और जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो अब इसमें जो है हमारा वही सेम प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हमारे इसमें जो रेखांकित अंश थे उनमें है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुख पक्ष को भी स्वीकार करता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो ये जो है सभी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने-अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और अमोद-प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। तो इन सभी में जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके सभी के सभी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। फिर आपसे एक पद्यांश पूछा जाता है, उसमें भी जो है आपके 2-2 नंबर के सभी प्रश्न होते हैं, जो कि आपके ये दोनों जो है 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो अब जो है हमें इसके भी ये जो हमारी अंडरलाइन दी गई हैं, उनका आंसर देना है, यानी कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और इसी में से जो आपको 4 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। एक तो पहला वही होता है कि इसके जो है इसका संदर्भ लिखिए या फिर लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो हमारा वही सेम सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आता है पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां की हैं उनको हम गौरव के साथ धारण करते हैं। इसमें जो साधारण नहीं है बल्कि धारण है, यानी कि धारण करते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब अगला आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय है कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं से संदेश लेकर भविष्य के लिए समय अनुकूल नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। अब जो हमारा अगला है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो विद्वान लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताओं प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या है और इसमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का स्वाभाविक तरीका यही है। ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। तो अब जो है हमारे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं हम अगला चैप्टर। तो अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर जो कि है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसमें में से भी जो है हम सारे के सारे मेन जो आपसे आपकी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं वही हमने आपके लिए रखे हैं। तो सबसे पहला है कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पालते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो उसी प्रकार है कि सबसे पहला हमारा प्रश्न जो पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या फिर उसके पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये दोनों जो है एक ही होता है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। और अब आगे आता है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्म त्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य रूप देखा है। तो इसमें हमारा आंसर है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब हमारा अगला प्रश्न जो आता है वो आता है प्राय गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राय गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला वो प्रश्न आता है वो आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने सौंदर्य यानी रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है
और वे उसके बल पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं। और अब हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है जिसने मानवता के लिए सर्वस्व संप्राप्ति करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया है। अब हमारा अगला जो आता है वो है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह जोत विश्व की सर्वोत्तम जोत है। अब इसमें हमारा वही जो पहला सबसे पहला प्रश्न आता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में और लेखक का नाम है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो अब हमारा जो इसमें अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रांकन किया है। तो लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नरसिंह होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के मुस्कानमयी जीवन को चित्रांकन किया है। अब जो इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है वो आता है कि विभिन्न भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता है। अब इसमें हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यह ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। और अब इसमें जो है हमारा अगला प्रश्न वही आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध या वृद्धा नर्स हैं। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितनी वृद्धा या वृद्ध नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा प्रायण, कर्तव्य प्रायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। अब हमारा जो अगला चैप्टर आता है इसमें वो है अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी जो है हमने आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश रखे हैं जो कि आपको अब तक पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यवहार है, व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। तो अब जो है इस गद्यांश के हमें जो है आप भी जानते हैं कि सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है और फिर इसके जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ती है और इसमें से 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जिनका भी हमें आंसर देना होता है। तो सबसे पहला वही प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है वो है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है।
तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया था। तो ये जो है आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे अभी तक पूछे गए हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार कर फेंका गया था। तो ये जो है इसका आंसर है। इन सब के जो है आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रेखांकित अंश जो है आपको आपके इस गद्यांश में से कहीं से भी दिया जा सकता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको यही लिखना है। हमने जो इसमें रखा है वो आपके लिए शायद दूसरी बार में कोई और भी दे दे, तो आपको जो है उसका आंसर देना होता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य बाढ़ में और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाट्य की स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। तो ये जो है इस गद्यांश के 5 क्वेश्चन है जो कि आपको 10 नंबर में पूछे जाते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला आता है वो है मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचार्यों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और हमारे समाज यानी कि सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो अब जो है हमें इसके आंसर देने हैं। तो वही हमारा सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए या फिर संदर्भ लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है मनुष्य की जीवनी शक्ति को निर्मम क्यों कहा गया है। तो मनुष्य की जीवनी शक्ति को निर्मम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बिना किसी दया के आगे बढ़ती रहती है। यह सभ्यता संस्कृति धर्म और विश्वासों से पीछे छोड़ते हुए हमेशा जीवन के नए रूप को अपनाती है। इसीलिए जो है मनुष्य की जीवनी शक्ति को जो है निर्मम कहा गया है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है। तो मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से अर्जित की है। कठिनाइयों और संघर्षों के दौरान उसने अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत बनाया है। अब हमारा जो इसमें अगला प्रश्न आता है वो आता है दुर्दम तथा अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दुर्दम शब्द का अर्थ है जिसे दबाया या रोका ना जा सके। तो इसका अर्थ है दुर्दम शब्द का। अब आता है अनाहत का अर्थ क्या है। तो जिसे किसी प्रकार की चोट या आघात ना पहुंचाया जा सके या फिर अविचलित। ये जो है अनाहत शब्द के शब्द हैं। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस अंश का मतलब है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। यह जीवनी की हर चुनौती और कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ती रहती है। जैसे गंगा की धारा बिना रुके बहती है, इसी तरह मनुष्य की यह इच्छा शक्ति कठिनाइयों को सहने के बाद भी पवित्र और शुद्ध बनी रहती है। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो,
जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। और वे सामंत उखड़ गए, जो समाज ढह गए और मदनोत्साह की धूमधाम भी मिट गई और संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। अब जो इसमें हमारे प्रश्न आते हैं वही आता है सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक यानी कि पाठ का नाम है अशोक के फूल तथा लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लेखकों के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। अब जो इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है वो है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। अब जो इसमें हमारा अगला प्रश्न है वो है, अशोक किसका प्रतीक है? तो अशोक उस विशाल सामंत सभ्यता का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रम और रक्त पर पली बड़ी थी। यह वृक्ष उस सभ्यता के ऐश्वर्य और उसके धरोहर को दर्शाता है जो अब उस समय के साथ खो गई है। तो यही जो है अशोक का प्रतीक है। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी? तो विशाल सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। यह समाज के लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा और उनके रक्त के संचार कणों को खाकर समृद्ध हुई थी। सामंतों ने प्रजा के श्रम और बलिदान का प्रयोग या उपयोग करके अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त किया था। अब इसमें जो हमारे अगले प्रश्न आते हैं वो है, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो परिष्कृत शब्द का अर्थ जो है, यह शब्द सुधारित, उत्कृष्ट या विकसित होने के अर्थ में उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी चीज का सजना या उसे अधिक निखारना। तो यही जो है परिष्कृत शब्द का अर्थ है। अब आता है समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो यह शब्द समृद्धि, वैभव या संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु या समाज का आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होना ही समृद्ध कहलाता है। अब जो इसमें हमारा अगला प्रश्न है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन उखड़ और ढह गया है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं और उसका समाज ढह गया है और उसके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट चुकी है। तो इसमें जो है आपसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने जो है आपके लिए सारे के सारे प्रश्न रखे हैं। और अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब जो है हमारा ये आता है अगला चैप्टर 4th, जो है प्रगति के मानदंड, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसमें जो है हमारा पहला आता है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण भूषण की, उसके शिक्षण की, भरण भूषण नहीं बल्कि भरण पोषण और शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं समक्ष या क्षमता की आवश्यक अवस्था में जीविकोपार्जन की ओर, यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। और
प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो अब इसमें जो है हमारा सेम प्रश्न होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए और लेखक का या फिर लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये जो है इसका संदर्भ हो जाता है। अब इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी और अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। तो यही जो है इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या है। अब जो हमारा अगला इसमें प्रश्न आता है वो आता है लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। तो हमारा उत्तर है कि लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। और अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड हैं। पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, चौथा है सामाजिक सुरक्षा, पांचवा है कल्याण। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको इसके जो है 2 नंबर मिलते हैं कि मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। पहला है न्यूनतम जीवन की स्तर की गारंटी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, चौथा है सामाजिक सुरक्षा और पांचवा है कल्याण। अब जो हमारा इसमें अगला प्रश्न आता हुआ था लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो अब इसमें जो है इसके मूल अधिकार पूछे हैं या मानदंड वही एक ही होता है, लेकिन हमने जो है आपको ये समझाने के लिए ये भी इसमें रख दिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी कि अधिकार जो शामिल है, मूल अधिकार शामिल है वो है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और कल्याण का अधिकार। तो ये जो है सभी मनुष्य के मूल अधिकार होते हैं। अब जो हमारा इसमें अगला आता है गद्यांश वो है भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि बनी नहीं जाती है और वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े थे। तो अब इसमें जो हमारा पहला प्रश्न वही बनता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम या शीर्षक का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अब इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है। तो जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझते हैं उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती है। तो इन सब के जो है आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। तो भारत के अनेक महापुरुषों जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं।
उनका अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वे यह नहीं समझते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और उसका विकास होना आवश्यक है। अब जो इसमें हमारा अगला प्रश्न है वो है, समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? तो लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति समाज के व्यवस्था के लिए रोग के लक्षण माना है। तो अब जो हमारा अगला पार्ट आता है वो आता है भाषा और आधुनिकता, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो गद्यांश आता है वो है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। ये जो है आपसे काफी बार पूछा भी गया है। और वरन नए परिभाषित शब्दों की एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी क्रियाकलापों से प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। तो वही इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है एवं लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब आता है भाषा का प्राण तत्व क्या है? तो व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा में आधुनिकता लाने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो भाषा में आधुनिकता लाने से लेखक का अभिप्राय है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा व्यवहार में लाना ही है। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है कि नूतन एवं अनुरूप शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो ये भी जो है आपसे 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो नूतन शब्द का जो पर्यायवाची है वो है नया, नवीन, नवल और अभिनव। इसमें से जो है आपको 1 या 2 ही लिखने होते हैं। अब अगला आता है अनुरूप। तो अनुरूप का पर्यायवाची है सदृश, समान, समरूप और तुल्य रूप, यानी कि एक जैसा। अब इसमें जो हमारा आता है अगला प्रश्न वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करते हैं। नवीन शब्दों एवं नवीन शैलियों को साहित्य से लेकर विद्यालयों में निर्धारित पाठ पुस्तकों तक प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के नवीन शब्दों एवं शैलियों को शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्तियों या समाज से भी वे मिले खोज कर भाषा में प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसा करके ही भाषा को व्यवहारिक, आधुनिक अथवा प्रगतिशील बनाया जा सकता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निरस्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। इसमें भी वही हमारा सबसे पहला सेम प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। 1 नंबर मिलता है आपको पाठ का नाम बताने का और 1 नंबर मिलता है आपको लेखक का नाम बताने का। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब आता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक के विचार में भाषा संस्कृति का अंग है और वह संस्कृति से पृथक होकर अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती है। किसी विशिष्ट परंपरा से संस्कृति की उत्पत्ति होने पर भी उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता है, वरन युगानुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें
अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य कला, अभिनय आदि संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में इस परिवर्तन और गतिशीलता के दर्शन किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से भाषा भी परिवर्तित होते रहना और निरंतर गतिशील बने रहना स्वाभाविक है। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो संस्कृति की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है किसके कारण नई संस्कृति हलचलें अद्भुत होती हैं? तो वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से संस्कृति हलचलें तेज हुई हैं। अब इसमें हमारा अगला शब्द आता है नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? तो नए प्रयोगों, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। अब हमारा जो अगला है वो है रमणीयता और नित्य नूतना। अन्योन्याश्रित एवं रमणीयता के अभाव से कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतना किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे आगे बढ़ नहीं पाता वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। और अब इसमें हमारा पहला प्रश्न वही होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। अब इसमें हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है रमणीयता और नित्य नूतना किस प्रकार अन्योन्याश्रित है? तो रमणीयता और नित्य नूतना एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं या उनका प्रभाव पड़ता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परंपरागत शब्दों का अर्थ है शब्द का अर्थ है परंपरा से चला आ रहा और अभिव्यक्ति शब्द का जो अर्थ है वो है विचार भाव का प्रकट करना। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किसके अभाव में कोई चीज मान्य नहीं होती है? तो रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है और जो वस्तु रमणीय होगी उसमें रामधीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीन और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित हैं अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, उसको मौलिकता की मान्यता भी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अब जो हमारा अगला इसमें गद्यांश आता है वो है विज्ञान की प्रगति के कारण नित्य नई चीजों को निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश का उस आविष्कार के नामकरण के लिए शब्द बनता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। अब हमारा इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वही है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए, संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है। भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। तो अब इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि लेखक का कथन है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव का संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु का अपनी भाषा के अनुसार नामकरण कर रहा है और दूसरे देशों में भी वही नाम प्रचलित होता जा रहा है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को
नया शब्द देता है। तो जिस देश में किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है, वही देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। अब अगला आता है, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों का अपना-अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? तो यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अलग नाम देता है तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। अब हमारा अगला जो चैप्टर आता है वो है हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। तो मैं जो है आपको इन सभी लेखकों के जीवन परिचय करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो है उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला गद्यांश आता है वो है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि के कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। और आप अपने आसपास देखेंगे तो आपने जो पाएँगे कि खुद प्रकृति के कोई काम आधे-अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। तो इसमें हमारा सेम प्रोसेस वही होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब जो है हमें इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को कौन-सा संदेश दिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को यह संदेश दिया गया है कि समृद्धि और अध्यात्म एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। हमें भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों की को पूरी तरह मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए। जैसे प्रकृति करती है, हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? तो लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। वे यह मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना भी सही है और यह अध्यात्म से अलग नहीं है। अब जो हमारा वो अगला प्रश्न है वो है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की क्यों कद्र करते हैं? तो डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि समृद्धि सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। उनका यह कहना है कि समृद्धि जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और इसमें हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक के यह बताते हैं कि प्रकृति और कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करती है। बगीचे में फूल की बहार और ब्रह्मांड का विस्तार इस बात का उदाहरण है कि सभी चीजें अपने पूरे रूप में उत्साह और समर्पण के साथ काम करती हैं। यह दर्शाता है कि हमें भी अपनी इच्छाओं और कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही परिणाम प्राप्त कर सकें। तो ये जो है आपको एक बात याद रखनी है कि आपसे जो है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है संदर्भ, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये क्वेश्चन तो जो है आपसे हर प्रश्न में पूछे ही जाते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि रेखांकित अंश जो है वो आपके गद्यांश में कहीं पर भी कर सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो हमारा अगला है वो है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे पर पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है।
अब इसमें जो है हमारा वही सेम प्रोसेस होता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें जो है शीर्षक है हम और हमारा आदर्श और लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है इसमें कि कलाम जी भौतिकता और आध्यात्मिकता को ना तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ना ही भौतिक मानसिकता को गलत कहते हैं। और आत्मा एवं पदार्थ सभी का अस्तित्व है, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अंततः भौतिकता कोई बुरी चीज नहीं होती है। तो इन सब के जो है आपको दो दो नंबर मिलते हैं। अब इसमें आता है अगला कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का ही अंश हैं। इसमें जो अंश हो गया है अंश हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह क्या है। तो हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। आगे आता है अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों के अर्थ बताइए। तो अस्तित्व का मतलब होता है होना या मौजूदगी, और तादात्म्य का शब्द होता है तल्लीनता, एक हो जाना। अब जो है हमारा अगला चैप्टर आता है वो है भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें से यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है आपके प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। तो इसमें है इच्छाएं नाना है या और यानी कि अनेक हैं, और नाना विधि है यानी कि अनेक विधियां हैं, और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं और उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभिराव भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। तो इसमें भी वही हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पाठ के गद्यांश के पाठ का लेखक और उसके पाठ का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, जो कि आपसे पिछली बार भी पूछा गया था। अब आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। और उनका अर्थ है कि मनुष्य संसार के प्रति कभी मोह और आकर्षण से भर जाता है और अगले ही क्षण उससे ऊब और उसे नष्ट करने की इच्छा रखता है। यह उसकी अस्थिर मन स्थिति और द्वंद्व का संकेत है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है। तो प्रवृत्ति यानी कि संसार की इच्छाएं और क्रियाएं, और निवृत्ति यानी कि उनसे मुक्ति की चाह के लगातार बदलते चक्र में फंसकर मनुष्य मानसिक रूप से थक जाता है, क्योंकि वह कभी स्थायी संतोष प्राप्त नहीं कर पाता है। अब जो इसमें हमारा अगला आता है वो है प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति अशांत और बेचैन हो जाती है। उसे अंत में केवल झुंझलाहट और झटपटाहट ही हाथ लगती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व अर्थात संसार की इच्छाओं और उनसे मुक्ति की चाह का संघर्ष व्यक्ति को थका देता है। तो इन सब के जो है आपको 10 नंबर मिलते हैं। ये जो है काफी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला जो गद्यांश आता है वह है पुरुषार्थ। वह है जो पुरुष को सप्रायस रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से व्युक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। और पुरुषार्थ का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पुरुष चेष्टा के यानी पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है।
तो इसमें भी हमारा वही सेम प्रोसेस होता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो अब जो है हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुष पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है, तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह मानवता है और सामूहिकता का प्रतीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रायस यानी कि सचेतन रखे और साथ ही सहयोग भी बनाए। यह भाग्य से जोड़ने का माध्यम है जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुष और पशु में क्या अंतर है? तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़-धूप केवल करने के बजाय स्नेह और असहयोग की भावना यानी सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने यानी कि विचार, संवेदनाएँ और संबंधों से जोड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है? तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। अब आता है हमारा आखिरी और लास्ट चैप्टर जो कि है निंदा रस जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से जो है आपको अब तक सिर्फ एक ही गद्यांश पूछा गया है, ये वाला जो हमने आपके लिए रखा है। तो ये है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की पुष्टि का अनुभव करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहला हमारा वही है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक निंदा रस है तथा इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं, जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को देता है, वे निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए ही अपना व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सर्वत्र निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी यह धारणा होती है कि वे जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। अगला आता है कि सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ है कि सत्य काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना है। अब हमारा अगला है इसमें प्रश्न, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार इसलिए प्राप्त होता है कि वे दूसरों की निंदा करने में कुशल होते हैं। तो अब जो है ये आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप जो है वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर देना। हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको जो है हम ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा बाहर आपके एग्ज़ाम में कहीं पर भी नहीं आएगा। आपका जो भी गद्यांश पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा।